हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस को समझेंगे। इसके लिए हम केयर जो रेटिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने लगे। देखिए, क्रेडिट रेटिंग पहले समझेंगे कि होता क्या है। क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली होता है कि हम जैसे कंपनीज हैं, मार्केट से कैपिटल रेज करना चाह रही हैं, और कैपिटल रेज करने के लिए जब वो मार्केट में आ रही हैं तो उनको शायद कोई ठीक से इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहा, तो वो फेल हो जा रही हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग रेटिंग एजेंसीज की मदद लेते हैं। अब रेटिंग एजेंसी क्या करती है? रेटिंग एजेंसी न्यूट्रल बॉडीज़ हैं जो कि हमारे कंपनी को असेस करती हैं और अपनी असेसमेंट की एक रिपोर्ट देती हैं। उस रिपोर्ट को वो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करती हैं, और हम भी अपनी वेबसाइट पे, यानी जो कैपिटल रेज करना चाह रहा है वो भी अपनी वेबसाइट पे उस चीज़ को प्रमोट कर सकता है। एक तरीके की प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं इसको। अगर कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर इन्वेस्टर को भी पता चलना चाहिए। यानी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट को रेट करती है, और रेटिंग के हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है कि नहीं है। तो इसमें रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अपने से काम नहीं करती, लेकिन किसी भी कंपनी को अपने इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करानी पड़ेगी, तो वो खुद से पहले जाके एप्लीकेशन देगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो आपको समझनी चाहिए कि इक्विटी शेयर्स जो हैं उसमें रेटिंग ऑप्शनल है। यानी आपने देखा होगा जितने भी आईपीओज आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी इक्विटी शेयर्स के, उसमें रेटिंग आजकल होके आती है, ज़्यादातर होके आती है। बट आप देखेंगे इसमें मैंडेटरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। बट डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में, क्योंकि जो डेट में पैसा लगाएगा वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में रेटिंग मैंडेटरी होती है। ठीक है, रेटिंग की ऑब्लिगेशन रहती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो रेटिंग जो करती हैं वो बेसिकली रिस्क डिटर्मिनेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप बैंक्स के अंदर देखेंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, एनबीएफसीज में भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहती है बेसिल टू के गाइडलाइंस के हिसाब से। सो ये कहीं ना कहीं, जैसे अगर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी बैंक या एनबीएफसी की रेटिंग कर रही है, तो वो क्रेडिट रेटिंग कैसे कर पाएंगी? उसके लिए उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी मार्केट की पोजीशन चाहिए, उनके कंपटीटर और उनके बीच में जो एक मार्केट शेयरिंग हुई हो रखी है उसके फैक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट की यूनिकनेस चाहिए, मार्केट में एंट्री ईजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारे फैक्टर्स को देख के कंपनी अपनी रेटिंग एक इशू करेगी उसके लिए। अगला पॉइंट, रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो जो एडवाइस दे रही है, क्या वो कंपलसरी है इन्वेस्टर के लिए यूज़ करना, या उसकी कोई ऑब्लिगेशन बनती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की? तो इसका आंसर है नहीं। वो खाली मेयर ओपिनियन है, आपको जचे तो ठीक, अगर आपको नहीं जच रही तो आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का ही है। हम खाली आपको एक ओपिनियन दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्केट में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। कुछ का नाम जैसे क्रिसल, केयर, इकरा, मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये सब डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये इंस्ट्रूमेंट रेट करती हैं, कंट्रीज़ को रेट करती हैं, यानी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक जोन को इवालुएट करके उनकी रेटिंग देती हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। और वैसे ही ये सब सिस्टम रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए बहुत हेल्दी है कि उसको एक प्रायर इंटीमेशन मिल जाती है कि इंस्टीट्यूशन किस टाइप का है, या कैसे हम करें या नहीं करें, है ना? तो अब इसमें ये हमारा पहला पॉइंट है, रेटिंग का प्रोसेस जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है जब क्लाइंट अपनी एक रिक्वेस्ट देता है। यहाँ पे हमने केयर की वेबसाइट से डेटा यूज़ किया तो केयर रेटिंग एजेंसी के बारे में लिखा है, नहीं तो और भी कोई हो सकता था। जब ये अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट, तो देखें फीस भी लगती है। आप अपनी अप्रेजल करवाना चाह रहे हैं, मशीन की अप्रेजल कराएं, गोल्ड की वैल्यूएशन कराएं, कुछ भी कराएं, तो पैसे लगते हैं। वैसे ही इन इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग के लिए भी पैसे लगेंगे, क्योंकि हमने अपनी पूरी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके ऊपर लगानी है। तो ये जो टीम रहती है इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट डोमेन, जहाँ से भी, जिस भी सेक्टर से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस लाइन के एक्सपर्ट्स प्लस बाकी जनरल डोमेन्स जैसे मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, इन सब डोमेन से भी एक्सपर्ट्स रहते हैं कि जो आपकी कंपनी की फेयर इवैल्यूएशन में मदद करेंगे, है ना? तो ये पूरी टीम जो है वो आपके डेटा सेट पे काम करती है, ऑन साइट विजिट करती है, ऑन साइट विजिट करती है, ऑफ साइट विजिट करती है, ऑनलाइन कंटेंट मंगा के आपसे, है ना? तो ये कहीं ना कहीं देखें आप, ये बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिसमें कम से कम कुछ कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं। और इसमें जब ये अपने डेटा सेट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें मैनेजमेंट से डिस्कशंस होती हैं, जो उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऑडिटर से बात करते हैं, बैंकर से बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये रिपोर्ट उसी पे बेस्ड बनाएंगे जो आप इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं।
तो अगर इन्फॉर्मेशन पीछे से सही से नहीं कलेक्ट की गई है, यानी यानी कि जो ऑडिटर हैं उन्होंने अगर बुक्स में कुछ मैनिपुलेशन कर दी तो इनकी रेटिंग भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको लेके चलने का है, ठीक है। तो वो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उसके बेसिस पे एक रेटिंग निकाल के देते हैं। एंड ये जो सारा प्रोसेस है इसमें उनको एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ती है, पूरी इंडस्ट्री को इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है, फिर जाके कहीं ये आपको रेटिंग दे पाते हैं। अब यहाँ पे देखें, रेटिंग कमेटी की असाइनमेंट तो हमने पिछली स्लाइड में देख ली थी। रेटिंग कमेटी अपना काम करने के बाद जो रेटिंग फाइनली डिसाइड कर पाई है, वो रेटिंग को पहले वो अपने क्लाइंट को जरूर शेयर करती है। यानी जो कंपनी ने पैसे दे के रेटिंग कराई है, वो कंपनी उस रेटिंग को पहले एक बार देखेगा बिफोर इट इज़ मेड पब्लिक। यानी पब्लिक के सामने रखने से पहले हम एक बार उसको रिव्यू का मौका ज़रूर देंगे। यानी अगर उनको लगता है कि रेटिंग अच्छी नहीं आई है, तो हम उसकी रेटिंग को रिवाइज़ करने के लिए ओपन है। बट उसके लिए जो हमने ऑब्जेक्शंस और जो पॉइंट्स स्पेसिफाई किए हैं, उस पे अगर क्लाइंट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो हम उसको रिव्यू करके उसको चेंज कर सकते हैं। बट मोर और लेस देखिए, रेटिंग एक बार देने के बाद बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले राउंड में इतना अपना एक्सटेंसिव काम किया होता है। तो बट स्टिल कुछ एक केसेस में एक्सेप्शन हो सकती हैं। फिर रेटिंग एक बार आपकी फाइनल हो जाएगी, तो कंपनी अपनी वेबसाइट पे रेटिंग डाल देती है और रेटिंग रैशनल्स भी डिफाइन करती है, और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है। और इस रेटिंग को पीरियोडिकली वो रिव्यू करते हैं, पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं। मतलब ये सारे काम के लिए उनको एक एक्सपर्ट टीम लग रही है, और इस टीम के लिए फी स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं, यानी पैसे भी लगेंगे। आप देखें, रेटिंग आप एक से ज़्यादा कंपनी से करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि जितनी रेटिंग आप जिस जिस कंपनी से करवाएंगे, तो आपको फीस हर जगह अलग से देनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट में फीस वो सब अपफ्रंट ले लेंगे, आप उसको बीच में नहीं रोक सकते हैं प्रोसेस को। और इसमें इनके एक्चुअली डिपेंड करता है, जो फी स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है। इट डिपेंड्स कि उनका जो टाइप ऑफ ऑर्डर है जो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है, अगर वो बल्क है तो हो सकता है उनके फी स्ट्रक्चर में कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं। अपने फी स्ट्रक्चर वो कभी भी रिवाइज करेंगे, जब भी वो रिवीजन करेंगे तो आपको एज ए क्लाइंट वो इन्फॉर्म किया जाएगा पहले से। और अ, उसकी ड्यू पेमेंट्स आपको टाइमली करनी पड़ेंगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं और रिन्यूअल नहीं कराते हैं, यानी जो उसका टाइम एक लैप्स कर जाता है, तो फिर वो रेटिंग आपकी रिन्यू नहीं की जाती दोबारा, उसको दोबारा उस पर वर्कआउट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर मस्ट है। अब क्लाइंट को फ़ी स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। और ये अगर आपको डिटेल चाहिए, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना कोटेशन मांग सकते हैं, तो वो फ़ी स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर देंगे। इसके साथ हम ये आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं।